प्रिय छात्राओं, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। अभी तक हम ये देख चुके हैं कि डबल अकाउंट सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा कि किस प्रकार से कॉस्ट को हम आयगत और पूंजीगत में डिवाइड करते हैं। आज हम देखते हैं कि क्या जनरल एंट्रीज होती हैं। तो सबसे पहली जो हमें एंट्री करनी है, उसमें हम जब नई संपत्ति खरीदेंगे तो उसकी राशि से क्या एंट्री होगी। ये तो आप सीख ही गए हैं कि पूंजीगत व्यय की राशि और आयगत व्यय की राशि किस प्रकार से निकालनी है। तो जो जैसे मान लीजिए अच्छा कोई वर्क्स है, ये वर्क्स को आप एसेट मानिए, ये हमने ख़रीदा है, तो उसकी जो पूंजीगत व्यय की राशि है वो तो हम वर्क्स अकाउंट में लिख देंगे, और जो उसकी आयगत व्यय की राशि है उसको हम जो संपत्ति है उसमें अकाउंट में ना लिख के रिप्लेसमेंट अकाउंट या रिवेन्यू अकाउंट से बोलते हैं, यहाँ रिप्लेसमेंट अकाउंट लिखते हैं, रिप्लेसमेंट अकाउंट में लिख देंगे। जो हम रिप्लेस कर रहे हैं उसको रिप्लेसमेंट अकाउंट में लिख देंगे, और जो वास्तव में हमने पे किया है उसको टू बैंक अकाउंट, वास्तविक खर्च की गई राशि से। तो यहाँ देखिए, ये पूंजीगत व्यय की राशि से, जो पूंजीगत व्यय, और रिप्लेसमेंट अकाउंट आयगत व्यय की राशि से, और जिसको रिप्लेस करना है उस अकाउंट में जाएगा ये, और टू बैंक अकाउंट वास्तविक खर्च की गई राशि से। और हम नरेशन लिखेंगे कॉस्ट इनकर्ड इन रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। ये हमारी हो गई नई संपत्ति पर व्यय की राशि से। इसके बाद दूसरी एंट्री होगी कि पुरानी संपत्ति की किसी सामग्री को नकद बेचने पर। मैंने अभी आपको लास्ट टाइम पे बताया कि ये जो पुरानी संपत्ति को हम रिप्लेस कर रहे हैं वो बेकार हो गई है, पर उसकी कुछ अगर पैसा मिलता है उसके किसी पार्ट को बेचने पर, तो उसकी जो पैसा मिलेगा वो भी हम रिप्लेसमेंट अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि अब जो पुरानी संपत्ति है वो हम रिप्लेसमेंट अकाउंट के माध्यम से ही उसकी एंट्री कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट आप जानते हैं, सेल करने पर पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। और नरेशन होगा अमाउंट इनकर्ड या अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स क्रेडिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड। इसके बाद पुरानी संपत्ति को नई संपत्ति के निर्माण कार्य में प्रयुक्त करने पर, अगर नई संपत्ति के निर्माण कार्य में प्रयुक्त किया है, उसको बेचा नहीं है, तो नई संपत्ति हम वर्क्स के नाम से लिखा है हमने, वर्क्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट कर देंगे। यानी ये प्रयोग, जैसे ऊपर तो हमने बेचा तो बैंक अकाउंट का टू रिप्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे हमने बेचा नहीं है, नई संपत्ति में करे वर्क्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। और नरेशन लिखा ओल्ड मटेरियल्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स डेबिटेड टू वर्क्स अकाउंट। इसके बाद पुनर्स्थापन खाते के शेष को हस्तांतरित करने पर ये इस अकाउंट का जो बैलेंस है, रिप्लेसमेंट अकाउंट का बैलेंस हमने बताया था मैंने, रिवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ये इसको रिवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, बैलेंस ट्रांसफर्ड। पुनर्स्थापन खाते के शेष को हस्तांतरित करने पर रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, इस तरह से बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया है। यदि पूरी राशि संवर्धन में व्यय कर दी गई है, कॉस्ट इनकर्ड इन एक्सटेंशन ऑफ एसेट्स, कोई राशि यदि उसकी संवर्धन में खर्च की गई है तो हम एंट्री करेंगे वर्क्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसमें अमाउंट आएगा, उससे समझ में आएगा कि कब क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। तो वर्क्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये इस प्रकार से ये आपकी हैं 5 एंट्री। ये हमेशा ही 5 नहीं हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है पुरानी संपत्ति की सामग्री नहीं बेची गई हो या इसका संवर्धन नहीं किया गया हो, जैसी भी स्थिति होगी आप इसको समझ जाएंगे। अब इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से निकालते हैं अमाउंट। ये हमें दिया हुआ है कि एक गैस कंपनी अपने कारखाने को 60 लाख रुपए पुनर्निर्माण कराती है। कारखाने की जिसकी की मूल लागत 24 लाख रुपए थी, पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित किया गया। नए कारखाने को बनाने में 2 लाख रुपए की पुरानी सामग्री प्रयुक्त की गई तथा कुछ पुरानी सामग्री को 80,000 में बेचा गया। सामग्री, श्रम एवं उपरिव्यय में उस समय की तुलना में जबकि पुराना कारखाना बनाया गया था, क्रमशः 100%, 50% और 25% की वृद्धि हो गई है। सामग्री, श्रम एवं उपरिव्ययों का मूल अनुपात 6, 3 और 1 है। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। सबसे पहले तो हमें कैलकुलेशन हम पार्ट देखते हैं, कैलकुलेशन पार्ट करेंगे, उसके बाद एंट्रीज तो इजीली हो जाती हैं। आपको बताया है कि मटेरियल कितनी की है, हमने टोटल देखा कि 60 लाख का है, और इसमें अनुपात है 6:3:1।
एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सामग्री श्रम, ये तो छाड़ लगा तो पुनर्निर्माण कराती है, इसकी कॉस्ट कितनी थी? ये थी कारखाने जिसकी मूल लागत 24 लाख रुपए थी, पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित किया गया। इस नए कारखाने बनाने में 2 लाख की ओरिजिनल मटेरियल कॉस्ट कितनी है आपको बताया है। मूल लागत देखते हैं, ये दिया हुआ है 24 लाख। 24 लाख में से 6/10, 6, 3 और 1 का रेशो है ना, तो मटेरियल कितनी हो गई 6/10, तो 6/10 कितना आया 14,40,000। इसी प्रकार से लेबर कॉस्ट देखेंगे, लेबर कॉस्ट कितनी 24 लाख की 3/10, तो ये आया 7,20,000। इसी प्रकार से ओवरहेड की कॉस्ट है 24 लाख का 1/10, 2,40,000। इसमें कितनी वृद्धि हुई है? इसमें तो ये 50% की वृद्धि, इंक्रीज बाई 50% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये 10,80,000। और ओवरहेड में वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि बताई है 25% की, तो 25% बढ़ा दिया है 3 लाख। टोटल आया 42,60,000। ये हो गई करंट कॉस्ट, यानी आज की डेट में ये 42 जो संपत्ति 24 लाख की खरीदी गई थी वो 42,60,000 की बनेगी। अब कैपिटल कॉस्ट पार्ट निकालना है। इसमें कैपिटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे ये बताया है। 60 लाख हमने पैसे लगाए हैं, इसमें पुनर्निर्माण कराती है, और हमारी करंट कॉस्ट है 42,60,000, तो कैपिटल कॉस्ट होगी 17,40,000। तो इस हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है रेवेन्यू कॉस्ट, क्या है कैपिटल कॉस्ट, क्या है। अब हम देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि 2 लाख रुपये पुरानी सामग्री प्रयुक्त कर ली गई है। पुरानी सामग्री यानी 17,40,000 कैपिटल कॉस्ट है, इसमें से 2 लाख रुपये की पुरानी सामग्री यूज़ कर ली गई, तो हमने पैसे पेमेंट किए हैं 15,40,000। ये बताया है आपको कैश कैपिटल कॉस्ट, यानी 17,40,000 में से 2 लाख रुपये तो हमने पुरानी सामग्री के यूज़ किए हैं, तो 15,40,000 दी है। अब हम क्या एंट्री करेंगे? अभी हमने एंट्री देखी थी कि वर्क्स कॉस्ट जो पूंजीगत होती है उसको हम वर्क्स कॉस्ट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 15,40,000, क्योंकि हमने पे यहाँ पे 2 बैंक कर रहे हैं, देखिए 2 बैंक कर रहे हैं, इसलिए हम 15 जो कैश हमने पे किया है 15,40,000 उससे किया। ये रिवेन्यू जो पार्ट है 42,60,000, इसको हमने रिप्लेसमेंट अकाउंट में लिख दिया, और बैंक अकाउंट में हम लिख देंगे 58 लाख। ये हमने टोटल पे किया है। इसके अलावा अपन ने देखा था कि जब हम रीयूज़ करते हैं तो वर्क्स को, अब यहाँ पे हम वर्क्स की 2 लाख की कॉस्ट और बढ़ानी है ना, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो इसकी 60 लाख है, तो वर्क्स को डेबिट करके और रिप्लेसमेंट अकाउंट, क्योंकि उसमें हम पुरानी सामग्री यूज़ की है, टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 2 लाख कर देंगे। और यहाँ नरेशन लिखेंगे ओल्ड मटेरियल रीयूज्ड इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स। इसके अलावा हमने कोई सामग्री अगर बेची है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 80,000 में बेचा गया है, तो यहाँ बैंक अकाउंट टू रिप्लेसमेंट, यानी जो पुरानी सामग्री से संबंधित कोई भी बात है, जो भी मद है एंट्री करनी है, तो रिप्लेसमेंट वर्ड ही लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो वर्क्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, ये 80,000। इसके बाद जो बैलेंस है 39,80,000, इसका हम रिप्लेसमेंट अकाउंट बनाएंगे। उसमें बैलेंस आप देखेंगे कि 39,80,000 बचता है, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे रेवेन्यू अकाउंट में। तो इस प्रकार से ये एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि क्या कहा गया है, कितना मटेरियल बेच दिया है, कितना मटेरियल रीयूज़ किया गया है, उसके हिसाब से आप उसकी वर्क्स की कॉस्ट जो है पूंजी लागत है उसको कैलकुलेट करेंगे। रिप्लेसमेंट अकाउंट का भी सही बैलेंस निकालना है, क्योंकि उसके आधार पर ही फिर हम जो बैलेंस निकलेगा वो रेवेन्यू अकाउंट में डालेंगे। यहाँ पे एक बार एंट्री देखें, ये वर्क्स की यहाँ पे पूंजी जितना व्यय है, पूंजी व्यय कितना है ये हमने निकाला, ये निकाला है 17,40,000। तो 17,40,000 ही लिखते हैं यदि हमने पुरानी सामग्री को यूज़ नहीं किया होता। तो पुरानी सामग्री को हमने यूज़ कर लिया, यानी हमने 17,40,000 की नई संपत्ति है, लेकिन हमने पे तो 15,40,000 ही किया ना, 2 लाख तो इसकी लागत है, 15,40,000 और ये 42,60,000 और 58 लाख। इस प्रकार से ये हमने, और ये जो ओल्ड मटेरियल यूज़ करेंगे उसमें वर्क्स को डेबिट करना ही है, क्योंकि वर्क्स की कॉस्ट जो हमने यहाँ माइनस करी वो वापस लिख दी। तो अब टोटल हमारी हो गई 60 लाख, और ये हमने बाजार में बेचा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, और इसका डिफरेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे रिवेन्यू अकाउंट में। रिप्लेसमेंट अकाउंट बना के देखें आप कितना है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, देख लीजिए 42,60,000 में से 2 लाख
जब माइनस करें तो बचे 40,60,000। 40,60,000 में से ये हमने माइनस करे 80,000। कितने कितने 40,60,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो बचेंगे 39,80,000। तो ये इस प्रकार से इसी एंट्री करें। तो इस चैप्टर में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे को समझाने का पार्ट है वो तो लगभग समाप्त हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बचे हैं कि भाई सिंगल अकाउंट सिस्टम जो हम देखते हैं और डबल अकाउंट सिस्टम में क्या अंतर है, एक तो ये बचा है। इसके अलावा हम ये देखेंगे डबल अकाउंट सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं और डबल अकाउंट सिस्टम की क्या आलोचना की गई है। दोहरा खाता पद्धति की आलोचनाएं भी हैं कि इससे क्या हमें नुकसान है। तो ये थ्योरी पॉइंट बचे हैं। बाकी इसकी न्यूमेरिकल पॉइंट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझा दिया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको कीजिए, कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।